रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांत को बचाने का एक लास्ट ही ऑप्शन है। यानी अगर हमने सही समय पर डेंटिस्ट के पास आए हैं, हमारे पेन है, पेन में क्या होता है कि जैसे रूट कैनाल की ज़रूरत हमें कब पड़ रही है कि वो कोई भी मान लीजिए हमको अपन लेमन टर्म में बात करें कि दांत में कीड़ा लग गया है, वो दांत की तीसरी जो लेयर होती है जिसको पल्प कहते हैं वहाँ तक पहुँचा है तो हमें रूट कैनाल की ज़रूरत हो रही है। उसमें पेशेंट को पेन हो रहा है, जनरली पेशेंट हमारे पास में आता पेन में ही है। तो रूट कैनाल में हम लोग क्या करते हैं कि दांत में जो जितना भी जो डिजीज़ नर्व है उसको कंप्लीट क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद में उसमें एक मटेरियल डालते हैं जिससे कि वो अंदर से जो क्लीन हुआ है वो पैक हो जाए और फिर उसके बाद में उसको फिलिंग करके पैक कर दिया जाता है। और दांत अगर ज़्यादा गला हुआ है तो उस पर कैप भी लगाया जाता है। तो बेसिकली रूट कैनाल एक यही है कि अपना जो दांत की नस का इलाज है वो है जिससे पेशेंट पेन फ्री हो जाता है। नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स डिजिटल न्यूज़ चैनल। चेहरा हमारी सुंदरता का आधार होता है और हमारे खूबसूरत और मजबूत दांत हमारी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। लेकिन बदलती जीवन शैली और बिगड़ते खान पान ने हमारे दांतों को काफ़ी गंभीर रोग हमारे दांतों में जन्म हुए हैं। काफ़ी मुश्किल परेशानियां दांतों में आने लगी हैं जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और लोगों को एक तलाश रहती है हमेशा एक बेस्ट डेंटल सर्जन की। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हरमाड़ा में स्थित मनोज डेंटल क्लिनिक के स्पेसिफिक डॉक्टर मनोज शर्मा से। उनसे जानेंगे दांतों से जुड़ी बीमारियों के बारे में और उनके इलाज के बारे में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार विष्णु जी। सर, सबसे पहले आपका जो स्पेशलाइजेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में डिटेल में बताइए। मैं जनरल डेंटिस्ट हूँ और मैं 15 साल से प्रैक्टिस में हूँ और ये क्लिनिक भी मुझे रन करते हुए 15 साल हो चुके हैं। बेसिकली मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो रूट कैनाल और इम्प्लांट्स में मैं बेसिकली मेरा जो वर्क ऑफ इंटरेस्ट है तो जनरली मैं ये करता हूँ। बाकी यहाँ मेरा एक मेन मोटिव ये है कि जो मेरे पेशेंट्स हैं उनको सभी डेंटल फैसिलिटीज़ जो हैं वो हम लोग इसी जगह प्रोवाइड करा दें। तो इसके लिए हमारे पास में स्पेसिफिक डॉक्टर्स की टीम भी हैं जो उसके अलावा जैसे अपना हम बात करें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होते हैं या और भी कोई प्रकार की कोई डिफरेंट सर्जरीज़ हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा देते हैं। सर, क्योंकि आजकल हम देखते हैं लोगों को दांतों से जुड़ी परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। लोगों के दांतों से, मसूड़ों से ब्लड आना, फूलना, दांतों में अनेक तरह की परेशानियां जो उन लोगों को हो रही है। तो आपको एज ए डेंटल सर्जन क्या लगता है इसका मेन कारण क्या है जिसकी वजह से दांतों में बीमारियाँ बढ़ने लगी हैं? देखिए, सबसे पहला कारण है वो ओरल हाइजीन ही है कि हम लोग अगर प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हैं। दूसरा आ रहा है इग्नोरेंस का मैं ये कहूँगा कि हम लोग कहते हैं कि हर 6 महीने में आपको डेंटिस्ट के पास में आना चाहिए, ताकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि पेशेंट्स को ही लगता है कि हम लोग 2 टाइम ब्रश भी कर रहे हैं लेकिन हमारे दांत में फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, मसूड़ों से खून आ रहा है, उनको ठंडा गर्म लग रहा है, तो वो कई बार उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हम लोग स्पेशलिस्ट हैं, हम लोग 6 महीने में अगर आप हमारे पास में आते हैं तो हम लोग उसको चेक करते हैं। शुरुआती ही अगर स्टेज में हम बीमारी को रोक लेते हैं तो वो ना तो आपके प्रॉब्लम को बढ़ाता है ना ही वो आपके जेब पे भारी पड़ता है। सर, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से डेंटल सर्जन हैं तो आप एक बड़ा बदलाव पिछले 5 से 6 साल में क्या देखते हैं? क्या डेंटल ट्रीटमेंट में क्या बड़ा बदलाव आया है? लोगों की समझ में, जो लोग आपके पास इलाज के लिए आते हैं उनकी समझ में कितना अंतर आप देखते हैं? देखिए, पहले मैं बात बताऊं कि मैं मेरी फैमिली में एक तरीके से फर्स्ट जनरेशन डेंटिस्ट हूं, तो मैं ओल्ड स्कूल डेंटिस्ट भी रहा हूं और मॉडर्न जो डेंटिस्ट्री है वो भी मुझे समझ में है। तो पहले के प्रैक्टिस में ये होता था कि मैं एक सिंपल से बात करूं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ही बात करूं, तो वो मल्टीपल विजिट्स में हम लोग किया करते थे। उस वक्त हम लोग हाथ से ही किया करते थे, रोटरी का इतना यूज़ नहीं हुआ था। अभी पिछले 5-6 सालों में डेंटिस्ट्री में एकदम से एडवांसमेंट आया है
कई इक्विपमेंट्स ऐड हुए हैं जिससे RCT सिंगल सिटिंग में भी होने लगी हैं। उसके अलावा इम्प्लांट्स का काफ़ी आया है। फिर एक अवेयरनेस, पहले के लोग इतने अवेयर नहीं थे, लेकिन अब सोशल मीडिया या और कुछ है, गूगल पे लोग सर्च करते हैं। अभी हम लोग बात करें तो लोग बाग ट्रीटमेंट के बारे में पहले से रिसर्च करके हमारे पास में आते हैं और डायरेक्ट हमसे पूछते हैं कि सर ये इम्प्लांट आप, ये क्या है, RCT क्या है। तो अवेयरनेस भी बढ़ी है और एडवांसमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। सर जैसे अभी आपने RCT की बात की, इट मीन रूट कैनाल एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसे डेंटल ट्रीटमेंट में सबसे खास माना जाता है और ऐसा दावा किया जाता है कि रूट कैनाल अगर सही समय पर करा लिया जाए तो दांत को निकालने से बचा जा सकता है। लेकिन सर फिर भी काफ़ी भ्रांतियां हैं, लोगों के अंदर काफ़ी भय रहता है, भ्रम रहता है, लोग इसको एक डेंटल सर्जरी के रूप में देखते हैं। तो रूट कैनाल के बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कंप्लीटली अपना डिस्क्रिप्शन दें। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि रूट कैनाल समय पर हो जाए तो दांत को बचाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांत को बचाने का एक लास्ट ही ऑप्शन है। यानी अगर हमने सही समय पर डेंटिस्ट के पास आए हैं, हमारे पेन है, पेन में क्या होता है कि जैसे रूट कैनाल की ज़रूरत हमें कब पड़ रही है कि वो कोई भी, मान लीजिए हमको अपन लेमन टर्म में बात करें कि दांत में कीड़ा लग गया है, वो दांत की तीसरी जो लेयर होती है जिसको पल्प कहते हैं, वहाँ तक पहुँचा है तो हमें रूट कैनाल की ज़रूरत हो रही है। उसमें पेशेंट को पेन हो रहा है, जनरली पेशेंट हमारे पास में आता पेन में ही है। तो रूट कैनाल में हम लोग क्या करते हैं कि दांत में जो जितना भी जो डिजीज़ नर्व है उसको कंप्लीट क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद में उसमें एक मटेरियल डालते हैं जिससे कि वो अंदर से जो क्लीन हुआ है वो पैक हो जाए और फिर उसके बाद में उसको फिलिंग करके पैक कर दिया जाता है। और दांत अगर ज़्यादा गला हुआ है तो उस पर कैप भी लगाया जाता है। तो बेसिकली रूट कैनाल एक यही है कि अपना जो दांत की नस का इलाज है वो है, जिससे पेशेंट पेन फ्री हो जाता है। तो सर रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है, क्योंकि लोग अभी काफ़ी भ्रम में रहते हैं, लोगों को क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लोगों को कोई ज़्यादा गंभीर उनको सूचना नहीं रहती, जिसकी वजह से लोग काफ़ी अपनी मर्जी से दुकानों से दवाई लेके पेन को ठीक करने के लिए लेते रहते हैं। लेकिन सर जो रूट कैनाल के जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस अभी आपने बताया, उसके बाद जो कैपिंग का है, तो कैपिंग कितने टाइप का होता है, किस तरह किया जाता है, प्लस सर आप ये भी बताइए कि रूट कैनाल कितने सिटिंग में पूरा होता है। देखिए, पहले मैं वही बात करूं कि ओल्ड स्कूल डेंटिस्ट्री की हम बात करें, पहले जब इक्विपमेंट्स इतने नहीं थे तब जनरली रूट कैनाल के लिए 3 से 4 विजिट के लिए पेशेंट को बुलाया जाता था। उस वक्त पेशेंट भी थोड़ा सा ये होता था कि बार बार हमें रूट कैनाल कराना पड़ेगा, इतना टाइम वो दे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट ने रूट कैनाल स्टार्ट कराया है लेकिन टाइम के चलते वो दोबारा उसको फिल करवाने नहीं आ पाया, तो उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। आजकल एडवांसमेंट आने के बाद में हम लोग रूट कैनाल सिंगल सिटिंग में भी क्लोज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट केसेस के अंदर हम लोग रूट कैनाल सिंगल सिटीज़ में कर देते हैं। कुछ एक केसेस स्पेसिफिक जिनमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, पस वगैरह ज़्यादा होता है, उस केस में हम लोग पेशेंट का मल्टीपल विजिट लेते हैं। लेकिन उसमें भी जो रूट कैनाल का जो क्लीनिंग जो प्रोसेस होता है वो हम जनरली फर्स्ट विजिट में ही कंप्लीट करके उसमें एक मेडिकामेंट डाल देते हैं और फिर पेशेंट को 5-7 दिन या 10 दिन बाद में उसको हम बुला के उसको कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद में कैप का प्रोसीजर किया जाता है। कैपिंग कितने टाइप का होता है? कैपिंग को लेकर भी लोग जानना चाहते हैं कि क्या कैपिंग परमानेंट होता है या कुछ वो लोग जैसे कि कुछ ठोस पदार्थ अगर खाते हैं या कुछ करते हैं तो क्या वो टूट सकता है? कैपिंग के बारे में भी आप डिटेल में बताइए। कैपिंग बेसिकली हम बात करें तो कैपिंग एक तो मेटल का कैप होता है, एक मेटल विद सिरेमिक होता है जिसमें बेस मेटल का ही कैप है वो, लेकिन उसके ऊपर सिरेमिक का लेयर होता है क्योंकि सिरेमिक खुद अपने आप में क्या होता है कि इतना हार्ड नहीं होता है, तो उसको एक स्ट्रेंथ देने के लिए मेटल का बेस दिया जाता है। और उस मेटल को जैसे होता है, मेटल की कैप है वो दिख रही है तो वो दिखने में एकदम मेटेलिक कलर में आता है, तो उसको अपना है तो नेचुरल कलर देने के लिए कि हम लोग टूथ के शेड के साथ मैच कर सके, उसके लिए उसके ऊपर सिरेमिक का लेयर ऐड किया जाता है। लेकिन उसमें भी कई बार ऐसा समस्या आता है कि जैसे जो वाइट लेयर जो है सिरेमिक की वो उतर रही है, वापस से मेटल एक्सपोज होने लग गया। इसके बाद में आजकल जर्कोनिया जो कैप है जिसको ऑल सिरेमिक जो कैप होती है वो भी अभी ट्रेंड में है और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एस्थेटिक्स का मतलब ये कि वो दिखने में आपको एकदम नेचुरल शेड जैसी दिख रही है क्योंकि इसमें वो एक पूरे सिंगल ब्लॉक से जो आता है सिरेमिक का उससे वो प्रिपेयर हो रही है। तो
अपने को एस्थेटिक बहुत अच्छा मिल रहा है, उसमें भी स्ट्रेंथ वाइज भी वो आजकल काफ़ी एडवांसमेंट के बाद में, जैसे सिरेमिक ब्रिटल होता है, लेकिन आजकल एडवांसमेंट के बाद में जरकोनिया में भी स्ट्रेंथ अच्छी आने लगी है, जो हम पीछे के जाड़ों में भी जरकोनिया को यूज़ में ले सकते हैं। तो ऐसे ये 3 टाइप की कैप है, मेटल हो गई, अपना एक मेटल सिरेमिक हो गया और एक जरकोनिया जो ऑल सिरेमिक अपन जिसको कहते हैं। सर अब हम आप एक थोड़ा पेचीदा सवाल है, इम्प्लांट। सर दांतों का जो इम्प्लांट है, लोग जो कि जिनके पास जो लोग दांतों के ट्रीटमेंट को लेकर पूरी तरह अवगत नहीं है, उनका ये मानना रहता है कि जो दांतों का ट्रीटमेंट है वो उसको एक जैसे कि नी रिप्लेसमेंट जैसे पूरा एक एनेस्थेटिक प्रोसेस समझते हैं, जैसे कि पूरी एक सर्जिकल प्रक्रिया समझते हैं। तो आप को लोगों का भ्रम दूर करना है कि इम्प्लांट का प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है और क्या इसमें बाकी में पेशेंट को कुछ सर्जिकल इश्यूज रहता है और कितने दिन बाद इम्प्लांट करवाने के कितने दिन बाद पेशेंट खाना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जनरली सिंपल सी बात कही, जैसे रूट कैनाल हमें करना है तो उसके लिए हमें एनेस्थीसिया देना पड़ता है। तो डेंटल के ऑलमोस्ट प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में कंप्लीट हो जाते हैं। वैसे ही इम्प्लांट भी एक छोटी सी सर्जरी आप इसको मान सकते हैं, तो वो भी एक लोकल एनेस्थीसिया में कंप्लीट हो जाती है। जैसे दांत निकालना है, दांत निकालने के लिए हमने एनेस्थीसिया दिया, तो आजकल इमीडिएट इम्प्लांट्स भी चल रहे हैं कि जैसे जिस वक्त दांत निकाला उसी वक्त अपन ने इम्प्लांट प्लेस कर दिया, तो उससे मरीज़ को 2 बार उस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ रहा है। फिर जो रहा कि जो अपने को खाना कितने दिन में खाना है, क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, तो ये ऑलमोस्ट वही प्रिकॉशंस होते हैं जो एक मरीज़ को दांत निकालने के बाद में दिए जाते हैं कि उसको 24 घंटे का जो भी है अपना ठंडा का ध्यान रखना है, फिर नमक के कुल्ले करने हैं। सेम आपको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो इम्प्लांट में भी होती है। तो इम्प्लांट से ऐसा घबराने वाला कुछ भी नहीं है। बाकी वो अभी रिसेंट अपन बात करें तो जो दांत को रिप्लेस करने का सबसे अच्छा अगर कोई ऑप्शन है तो वो डेंटल इम्प्लांट है। तो ऐसा कोई बड़ी सर्जरी नहीं है कि उसमें डरने वाली बात नहीं है। इवन फुल माउथ इम्प्लांट जो होता है पेशेंट की, जो 32 लगाई जाती है, जिनमें अपन मल्टीपल इम्प्लांट प्लेस करते हैं, वो भी एक सिंपल अपना लोकल एनेस्थीसिया से अपन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई उससे नहीं है कि पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा या कोई उसको जनरल एनेस्थीसिया में देना पड़ेगा, वो ऐसा डरने का कोई बात नहीं है। सर अगर मानिए कि किसी एक ही पोर्शन में किसी पेशेंट्स के एक से ज़्यादा दांत मिसिंग हैं, इट मीन 4 या 5 दांत लगातार मिसिंग हैं, तो क्या सभी के लिए इम्प्लांट मस्ट हो जाता है या कोई ब्रिज के जरिए कोई अदर प्रोसेस से आप उसको मैनेज कर सकते हैं? देखिए, इसमें बेसिकली एक ये होता है कि नंबर ऑफ इम्प्लांट जितना ज़्यादा होगा वो वैसे अच्छा रहता है, लेकिन उस केस में ऐसा हमें देखना होता है कि एरिया कौन सा है। जैसे अपन पीछे की जाड़ों की बात करें तो वहाँ जनरली हम ये चाहेंगे कि इंडिविजुअल इम्प्लांट्स प्लेस करें। जैसे किसी की दोनों जाड़े ही गायब हैं तो हमें दोनों जाड़ों का ही इम्प्लांट अलग से प्लेस करना पड़ेगा। हाँ, एंटीरियर में बात करें, सामने के दांत हैं तो हम लोग साइड के कॉर्नर वाले 2 दांतों पे इम्प्लांट दे के वहाँ ब्रिज दे सकते हैं। बाकी लोड भी देखना पड़ता है, हड्डी की कंडीशन देखनी पड़ती है कि हड्डी की कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है तो हमें नंबर ऑफ़ इम्प्लांट्स बढ़ाने पड़ते हैं। बाकी अगर जैसे फुल माउथ की बात करें तो हम फुल माउथ में जनरली अगर बोन की कंडीशन ठीक है तो 5 से 6 इम्प्लांट के ऊपर पूरा ब्रिज दे सकते हैं, जिसमें जाड़ पे लोड ज़्यादा देते हैं, सामने की तरफ हम लोग कम देते हैं। सर एक बार क्रिटिकल सवाल है कि अगर किसी पेशेंट ने इम्प्लांट कराया है और किसी रीज़न की वजह से उनको री इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए? देखिए, उसमें बेसिकली मुश्किल होता है कि इम्प्लांट फ्रैक्चर हुआ है या इम्प्लांट का स्क्रू फ्रैक्चर हो गया है या फिर वहाँ बोन की कंडीशन ख़राब हो गई है। अब मान लीजिए कि इम्प्लांट फ्रैक्चर हुआ है तो ठीक है, आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इम्प्लांट को अच्छे से रिट्रीव कर लेते हैं और उसकी जगह नया इम्प्लांट प्लेस कर दिया जाता है। हमें चैलेंज वहाँ आता है कि जहाँ पे उसके किसी बोन की कंडीशन की वजह से इम्प्लांट फेल हुआ है, तो अब बेसिकली इम्प्लांट को डालना हमें बोन में ही है, तो उस बोन की कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर वहाँ हमें या तो ऐसा होता है कि उसका प्लेस चेंज करना पड़ता है अच्छी बोन का, या अगर हम प्लेस चेंज नहीं कर सकते हैं तो फिर उसमें हमारे को अदर ऑप्शन देखने पड़ते हैं कि हो सकता है हमें ग्राफ्टिंग करनी पड़े ताकि वहाँ पे वो वापस को इम्प्लांट हम लगाएं तो वो सक्सेसफुली दोबारा ठीक हो सके। सर अभी हाल ही में हमारे कई इंटरव्यू सेशन हुए कार्डियोलॉजिस्ट के साथ में या अदर फिजिशियन के साथ में, उन्होंने एक बड़ा प्रमुख उन्होंने टॉपिक उठाया कि उन्होंने बोला कि जो हार्ट अटैक के केस क्योंकि भारत में इस समय ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें उन्होंने एक मुख्य वजह दांतों को भी बताया कि दांतों का बढ़ता इन्फेक्शन, दांतों के बढ़ते रोग हार्ट अटैक की समस्या का एक प्रमुख कारण है।
आपको क्या लगता है, आप एज ए डेंटल सर्जन, क्या आप कार्डियोलॉजिस्ट की इस बात से सहमति जताते हैं? जी बिल्कुल, बल्कि ये रिसर्च में भी अपना है कि जो अपना डेंटल डिजीज से पेशेंट्स इफ़ेक्टेड है उसको हार्ट की प्रॉब्लम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जनरली एक टर्म भी होती है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ये जनरली सीधी सीधी रिलेटेड है आपके डेंटल डिजीज से। जैसे जिंजिवाइटिस हो रहा है, पेशेंट के मसूड़ों में खून आ रहा है, उसको मसूड़ों की प्रॉब्लम है या अदर कोई डेंटल प्रॉब्लम है, तो वो उसको ज़्यादा प्रोन होता है पेशेंट उसके अंदर कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सर, कई लोग होते हैं क्योंकि आजकल काफ़ी भागम भाग वाली ज़िंदगी है, लोग काफ़ी तनाव में रहते हैं, ज़्यादा तनाव करना, देर रात तक नहीं सोना, अनियमित लाइफ रहना, बताया जाता है कि इन सभी कारणों से हमारे दांतों को नुकसान होता है। सर, प्लस इसमें एक सवाल मैं और प्लस करूंगा कि आजकल लोगों के दांतों को घिसने का भी काफ़ी एक चलन चल पड़ा है, तो दांतों के घिसने का मेन रूट कारण क्या होता है और क्या टेंशन से भी हमारे दांतों को नुकसान होता है? जी देखिए, टेंशन या स्ट्रेस की अगर बात करें तो किसी को स्ट्रेस है तो वो जनरली एक पैराफंक्शनल हैबिट्स हम जिसको कहते हैं कि वो अपने दांत बराबर ऐसे चलाता रहता है। तो दांत आपस में जब चल रहे हैं तो वो एक नॉर्मल कंडीशन में होता है कि हमारे दांत रेस्ट में रहने चाहिए, लेकिन वो बार बार चल रहे हैं तो बार बार घिस रहे हैं, तो उसके कारण उसके ऊपर की लेयर भी घिसना स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट को आगे जाके उसके दांतों में चीज़ चलने की प्रॉब्लम भी होती है, और दांत घिसने से जब उसके जो अपना एक लेंथ रहता है दांतों के दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कम होता है, तो जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा अपन जो लाइफ स्टाइल की बात करें तो जैसे जंक फूड हो गया, ये हो गया, जो आपको हमें चबाना नहीं पड़ रहा है। पहले क्या होता था कि जैसे हार्ड फूड हम लेते थे, दांत का एक्सरसाइज होता था, प्लस लार अच्छी बनती थी। तो आजकल ये हो रहा है कि जंक फूड में हम डायरेक्ट हम ले रहे हैं, लार कम बन पा रही है। लार इटसेल्फ अपने आप में खुद जो है डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। उसके साथ साथ अब हम ढंग से चबा नहीं पा रहे हैं तो एसिडिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। अब एसिडिटी के कारण भी दांत की लेयर का नुकसान होता है। प्लस कई लोग जैसे हार्ड ब्रश यूज़ में ले रहे हैं, और कई ऐसे जो पेस्ट या पाउडर यूज़ में ले रहे हैं जिनमें अब्रेजिवनेस ज़्यादा है, तो उनको वो रेगुलर यूज़ में ले रहे हैं, तो उसके कारण भी दांतों की लेयर घिसना स्टार्ट हो जाती है और लोगों को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सर, एक बड़ी प्रमुख समस्या है हमारे भारत में, भारतीय समाज में, वो है दांतों से जुड़ी हुई पायरिया। पायरिया एक ऐसी समस्या है, लगता है जैसे भारत की जड़ों में समाई हुई है। इसमें सर इसका जो पायरिया कहाँ से स्टार्ट होता है, पहला लक्षण क्या होता है और ये कब किस स्टेज में आके एक डेंजर रूप ले लेता है? देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या जो आपने कहा कि जड़ों की तो ये एक तरीके से समस्या ही जड़ की है। यानी इसको मैं कहूँ कि पेड़ हरा भरा है लेकिन उसकी जड़ें कमज़ोर हैं तो वो गिरेगा। अब पायरिया एक बहुत स्लो प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं होता कि आज आपको अचानक से पता लगा कि मुझे पायरिया हो गया। वो आपको सिम्टम्स देता है। आपको शुरुआत में होता है कि कहीं ना कहीं मसूड़ों से खून आना स्टार्ट होता है जब आप ब्रश कर रहे होते हैं, या आपको लगता है कि नहीं मेरे दांतों पे कुछ जमा हुआ है और आप उसको इग्नोर करते जाते हैं। तो इग्नोर करेंगे तो वो जो प्लाक है वो जमता जाएगा और फिर वो टाइट हो जाता है, कैल्सीफाइड हो जाता है। वो कैल्सीफाइड हुआ तो वो और उसके ऊपर फिर वो बैक्टीरियाज जमा होंगे, फिर वो और ज़्यादा लेयर बनती जाएगी, इतने मोटे मोटे पपड़ियाँ जमा हो जाती है पेशेंट्स की, और वो धीरे धीरे क्या करना शुरू करती हैं कि आपके मसूड़ों को ख़राब करती हैं। अब मसूड़ों को ख़राब करेंगी तो मसूड़े सारे हड्डी पे टिके हुए हैं, हड्डी आपकी घिसना स्टार्ट हो जाती है, हड्डी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है और मसूड़ों की जड़ें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर वहाँ दांत का हिलना स्टार्ट हो जाता है, फिर वहाँ से पस भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, और फिर फाइनली ये होता है कि वो एक तरीके से दांत हिल रहा है, फिर उसका निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो आपको आपके जो दांत हैं शुरू में आपको बहुत से इंडिकेशन देते हैं कि हाँ अब हमें देखने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ा है इग्नोरेंस, कि इग्नोरेंस ही पायरिया को बढ़ावा देता है। कई स्पेसिफिक डिजीज़ होती हैं जो कई बार यंग एज में भी पायरियाज होता है, वो एक अलग रीज़न होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जैसे आप हमारे पास में चेकअप के लिए आ रहे हैं 6 महीने में, तो हम लोग उसको रूल आउट कर सकते हैं। सर, अभी हाल ही में चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल ने एक दांतों से जुड़े ट्रीटमेंट को लेकर एक खास रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ की थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको पब्लिश किया था,
कि ओरल कैंसर, उस रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि भारत में जो ओरल के दांतों से जुड़ा हुआ जो कैंसर है उसके ज़्यादा पनपने का, ज़्यादा फैलने का, तेज़ी से बढ़ने का कारण है कि लोगों की जो लाइफ है उसका जो खान पान है वो डिब्बा बंद खाने तक सीमित होकर रह गया। एक तो प्रमुख ये वजह बताई गई है। दूसरा सर, लोग अपनी मर्जी से जो मार्केट में जो दांतों को सड़न सफ़ेद करने का दावा करने वाले टूथपेस्ट हैं, मंजन है, इसके अलावा स्पेसिफिक जो तंबाकू युक्त मंजन है, ये ओरल कैंसर को काफ़ी तेज गति से बढ़ावा देते हैं और काफ़ी सीरियस कर देते हैं। क्या लगता है आपको कि इस तरह की पोजीशन में कैसे पेशेंट को ट्रीट किया जाए? क्या आपके सामने इस तरह के पेशेंट आते हैं तो आप किस तरह के चैलेंज फेस करते हैं? देखिए, ओरल कैंसर की अगर हम बात करें तो ओरल कैंसर इंडिया में, पूरे ग्लोबली अगर बात करें तो इंडिया लगभग 1/3 उसको कवर करता है। यानी अगर मैं स्टैटिक्स की बात करूं तो ओवरऑल 60,000 एनुअली केसेस सिर्फ अकेले इंडिया में एनुअली हमें डायग्नोस करने को मिलते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि हाँ, यहाँ हब है कि यहाँ ओरल कैंसर्स है। अब ओरल कैंसर का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो तंबाकू और जो सुपारी है वो है। डिब्बा बंद खाने हैं, उनमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनके कारण भी हाँ ये है पॉसिबिलिटी के कैंसर्स होते हैं। बाकी इसका प्रमुख जो कारण है वो तंबाकू है और जो सुपारी के अंदर जो होता है एरेका नट्स जिसको हम कहते हैं, वो मेन रीज़न है कि यहाँ पे इंडिया में पान मसाला और ये गुटखा तंबाकू ये ज़्यादा सेवन किया जाता है, सिगरेट बीड़ी ये ज़्यादा सेवन की जाती है। तो ये प्रमुख कारण है कि जो आपके ओरल कैंसर को बढ़ावा देते हैं। अब इसमें ये होता है कि सारी बात घूम फिर के वही आती है कि ओरल कैंसर जो होता है कि वो किस स्टेज में हमारे को पता लग रहा है। जैसे हमारे को अर्ली स्टेज में पता लग गया तो उसका अच्छा ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जैसे कई बार पेशेंट्स को लगता है कि उसके गाल पे, जीभ पे सफ़ेद धब्बे से कुछ जमा हो रहे हैं या उसको खाने में मिर्च ज़्यादा लग रही है। कई बार पेशेंट का मुंह कम खुलने लग जाता है। तो ये सब कैंसर से पहले के सिम्टम्स होते हैं। इनको प्री कैंसरस लीजन्स हम लोग कहते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट क्या होता है कि उस स्टेज तक संभव है। अब ये हम इसको भी क्रॉस करते जाते हैं, फिर वो एडवांस स्टेज में कैंसर जाता रहता है और फिर फाइनली ये होता है कि एक तरीके से कई बार होता है पेशेंट का जबड़ा काटना पड़ता है या अदर उसको कोई सर्जरीज करनी पड़ती है, तो काफ़ी दिक्कत होती हैं। तो सब लोग मतलब कुल मिला के एक यही इसका निचोड़ है कि हाँ, अपने को अवेयर रहना है और रेगुलर अपना चेकअप, वो चाहे मेडिकल चेकअप हो चाहे डेंटल चेकअप हो, रेगुलरली हमारे को करवाते रहना चाहिए। सर, अगर आपके सामने जैसे पेशेंट आते हैं, क्योंकि आपका जो डेंटल क्लिनिक है ये थोड़ा आउटर एरिया में है, तो इतनी ये समझा जा सकता है कि ज़्यादातर केस आपके पास रूरल से भी आते होंगे। किस तरह की चुनौतियाँ, किस तरह से कैसे आप पेशेंट्स को मैनेज करते हैं जब आप उनको कहते हैं कि हमें आपका इम्प्लांट करना है, आपकी RCT करनी है या अदर कोई ट्रीटमेंट आप उनको बताते हैं, मशीनरी ट्रीटमेंट, क्योंकि पेशेंट उनसे अनभिज्ञ नहीं है। तो किस तरह को आपको कैसे जो डेंटल मेडिकल प्रोटोकॉल है वो आप कैसे उनके साथ मैनेज करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसे अर्बन एरियाज़ में बात करते हैं तो अर्बन एरिया में लोग क्या होते हैं कि गूगल रिसर्च करके आते हैं और रूरल एरिया में जनरली वो आसपास के लोगों की रिसर्च से आते हैं। तो कई हमारे पास में सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो ये आता है कि कोई भी ट्रीटमेंट से पहले मरीज ये बताता है कि नहीं साहब, मेरे डॉक्टर साहब ये आप ये करोगे तो मेरे ये आँख चली जाएगी, या मैं दांत की आप सफाई करोगे तो दांत हिलने लग जाएंगे और गैप हो जाएगा। तो वो उनकी जो भ्रांतियाँ होती हैं, पहले हमारे को उनको उस चीज़ के लिए समझाना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं है। उनको प्रॉपर रीज़न दे के बताया जाता है कि नहीं आपका ये ज़रूरी ट्रीटमेंट है, या इम्प्लांट आपको लगाना है तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं आप तो दांत में कोई स्क्रू लगाएंगे, इससे मेरे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उन चीज़ को समझाया जाता है, उनको प्रोटोकॉल बताया जाता है कि नहीं जो इम्प्लांट्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एकदम बायोकम्पेटेबल मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं, आपके जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ में यहाँ ले रहे हैं वो फुल्ली ऑटोक्लेव होते हैं। जो हमारे को डिस्पोजेबल यूज़ में लेने होते हैं हम डिस्पोजेबल लेते हैं, कोई मल्टीपल यूज़ के लिए हम लोग लेते हैं वो फुल्ली ऑटोक्लेव्ड होते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं कि पेशेंट का काउंसलिंग वो बहुत करना पड़ता है। तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज है कि हाँ रूरल एरियाज़ में ये रहता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं जो पुरानी बातों से, पुरानी भ्रांतियों को लेके।
सर ये एक सोशल मीडिया का दौर है, लोगों की जो लाइफ है वो शॉर्ट वीडियो और रील्स तक सिमटी हुई है। लोगों में अपने आप को सुंदर दिखाने की काफ़ी ललक है, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, हालांकि अभी बॉयज़ भी इसमें शामिल हैं। लोग अपने दांतों को चमकदार सुंदर दिखाना चाहते हैं और उसके लिए डेंटल कॉस्मेटिक का सहारा लेते हैं। तो डेंटल कॉस्मेटिक का क्या प्रोसेस होता है और आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, डेंटल कॉस्मेटिक्स में हम इसको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि एक तो किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उसको हमें सीधा करना है, वो भी कॉस्मेटिक्स में ही आता है। किसी के दांत पीले हैं, धब्बे हैं, फ्लोराइड के स्टेन्स हैं, वो उसको क्लियर कराना चाहता है, तो उसमें ब्लीचिंग्स होती हैं, वीनियरिंग होती हैं या कैपिंग होती हैं, ये भी डेंटल कॉस्मेटिक्स में आता है। तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होता है कि हम लोगों को जहाँ लगता है कि हाँ यहाँ वीनियर करना है, या पेशेंट्स को नेचुरली कई बार होता है कि उसको गैप कवर करना होता है, तो वो वीनियर से भी हो सकता है और वो आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो वायर वाला ब्रेसेस वाला होता है। और आजकल तो ब्रेसेस के अलावा क्लियर अलाइनर्स भी आ गए हैं, जो पेशेंट्स को जब वो लगाता है तो उसको बिल्कुल ये पता नहीं लगता है कि उसका ट्रीटमेंट हो रहा है और उसके दांत भी सीधे हो रहे हैं। तो ये केस टू केस वेरी करता है कि कहाँ हमें वीनियर करना है, कहाँ हमारे को उसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बताना है, या कहाँ दोनों का मिक्सअप करना है। तो कॉस्मेटिक्स का ये इसमें अच्छा, उसमें स्माइल डिज़ाइनिंग भी आ गई कि पेशेंट्स को सुंदर दिखना है तो उसको प्रॉपर स्माइल, कई लोग सिर्फ अपनी स्माइल को चेंज करवाने के लिए आते हैं। उसमें कई बार गम सर्जरी भी होती है कि किसी के मुंह वो खोलता है तो मसूड़े ऊपर ज़्यादा दिख रहे होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए फिर गम सर्जरी भी करनी पड़ती है। ये सब अपने कॉस्मेटिक्स के अंदर ही आते हैं। सर आजकल काफ़ी देखते हैं अलाइनर और ब्रेसेस का जैसे ट्रेंड चल रहा है भारत में, क्या बेनिफिट होता है दांतों का ब्रेसेस और अलाइनर से, दांतों के मतलब उनको मजबूती या उनकी सुंदरता में आप क्या प्रमुख भूमिका देखते हैं उनसे जुड़ी हुई? देखिए, सबसे पहला तो होता है कॉन्फिडेंस कि कोई ट्रीटमेंट करवाने आ रहा है तो वो उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, वो उसमें स्माइल नहीं कर पा रहा है, या उसके दांतों में गैप है, गैप की वजह से बेसिकली सिर्फ एक लुक का ही नहीं, उसकी बोलने का भी जो प्रोनाउंसिएशन वो कर रहा है उसमें भी उसको दिक्कत आती है। तो उसके लिए उसका वो होता है कि वो या तो गैप कम करा जाए, या दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो सीधे किया जाए। तो उसके लिए जो ब्रेसेस वगैरह हम करते हैं या अलाइनर यूज़, तो ब्रेसेस जैसे मेटालिक ब्रेसेस हो गए, सिरेमिक ब्रेसेस हो गए, और अलाइनर में क्या होता है कि वो एक तरीके से रिमूवेबल होते हैं। तो पेशेंट्स के खाने पीने की जो प्रॉब्लम ब्रेसेस में होती है कि वो फिक्स हो गए, उसको कहीं से चुभने का या उसको फील होता है, अलाइनर्स में ये समस्या नहीं होती है। अलाइनर में ये होता है कि जैसे उसने अपना वो खुद से उसको लगा सकता है, और खाना खाते वक्त उनको वो हटा लेता है, और बीच बीच में हम उसको चेक करते हैं। ये करना लेकिन ठीक है कि एक प्रोफेशनल्स के ही यहाँ होना चाहिए। आजकल ऐसा हो रहा है कि कई लोग डायरेक्ट ये करते हैं कि किसी कंपनी से घर पे, हमने देखा है कि वो अलाइनर्स वगैरह मंगवा लेते हैं या वहाँ पे हो जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो काम प्रोफेशनल्स का है वो प्रोफेशनल्स ही करें तो अच्छा है। सर क्या आपने जैसे कि पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया दांतों से जुड़ा हुआ, तो हम ये आपकी तरफ से एक दावा मान लें कि जो पुराने ज़माने में रूढ़िवादी ट्रीटमेंट था डेंचर का, वो ख़त्म हो गया है सर? नहीं, उसको ख़त्म नहीं मान सकते। वो डिपेंड करता है कि हाँ बेटरमेंट क्या है। डेंचर में पेशेंट्स को इतना खाने में वो लोड नहीं ले पाता है, इसलिए डेंचर्स की जगह आजकल पेशेंट बेसिकली ये देखने लगा है कि मैं एक फ़िक्स ऑप्शन की तरफ जाऊं। तो इम्प्लांट्स पे वो आजकल ज़्यादा प्रेफर करने लग गया है। बस अभी थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ बजट्स की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इम्प्लांट नो डाउट आपके डेंचर से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन धीरे धीरे ये आ रहा है कि आजकल हम लोग कई जो उनसे टाइप्स हैं जो आपको नो कॉस्ट और या लो कॉस्ट EMI भी प्रोवाइड कराता है, तो वो पेशेंट्स की ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे दूर हो रही है। हाँ, लेकिन ये है कि हाँ धीरे धीरे पेशेंट्स हैं वो फिक्स ऑप्शन की तरफ मूव हो रहे हैं, बजाय अपना जो पहले का जो डेंचर, रिमूवेबल डेंचर था, उनकी बजाय। सर एक बड़ा जरूरी और एक आपका जो रिप्लाई होगा वो समाज को, पेरेंट्स को मैसेज होगा। कुछ बच्चों में जब उनके दाढ़ निकलती है, अक्कल दाढ़ जिसे बोला जाता है, या नए दांत आते हैं, तो उनको काफ़ी पेनफुल रहता है। कई बार बच्चों को फीवर भी आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई उनको सीरियस उनको डिजीज़ हो गया हो। उन पेरेंट्स को क्या आप मैसेज देंगे कि ऐसी कंडीशन क्रिएट होने पर कैसे अपने बच्चे को मैनेज करें, कैसे वो कब उनको अपने डेंटिस्ट से मतलब जाके अपने बच्चे के लिए उनको ट्रीटमेंट की बात करनी चाहिए?
देखिए बेसिकली ये प्रॉब्लम लगभग पहले से भी आती जा रही है, पर पहले की मैंने वही बात की कि जो फूड वगैरह था इसमें चेंजेस आने की वजह से आजकल ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। बच्चों के दांत भी डिले इरप्ट हो रहे हैं। पहले जैसे हम कहते थे कि 6 महीने 7 महीने में दांत उगना स्टार्ट हो जाते थे, आजकल थोड़ा सा डिले हो गया है, या पेशेंट जो दूध के दांत है वो टूट भी देर से रहे हैं। तो उस केस में जैसे कभी पेशेंट के दांत निकल रहा है या बच्चों के दाढ़ निकल रही है, वो पेन कर रही है, तो फीवर अगर उसको हो रहा है तो वैसे ये नॉर्मल है। लेकिन अगर उसको कंडीशन सीवियर है, पेशेंट जो बच्चा है वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो उस वक्त आपको अपने कोई भी नियर बाय डेंटिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। वो उसको हो सकता है कि जैसे कुछ कई बार होता है कि हम ये सोच रहे हो कि जाड़ आने की वजह से पेन हो रहा है, हो सकता है पेशेंट बच्चे को कैविटी हो, क्योंकि वो बच्चे को भी तो प्रॉब्लम दूध के दांत में भी तो हो सकती है। तो उसके लिए आप वही डेंटिस्ट से अपने कांटेक्ट करेंगे, वो चेक करेंगे आपको बच्चे को कोई फीवर के लिए या उसको पेन किलर वगैरह जैसे होंगे वो आपको बताएंगे। अकल जाड़ होती है वो जनरली आपके एक यंग एज में आती है। तो आजकल बेसिकली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि अकल जाड़ लगभग केसेज में है, या तो पूरी इरप्ट नहीं हो रही है, या आ रही है तो वो अपनी जगह से अलग आ रही है। उस वजह से पेशेंट्स जो हैं वो ढंग से चबा नहीं पा रहे हैं या उनको पेन हो रहा है। तो उस केस में भी हम लोग चेकअप करके ये देखते हैं कि अगर वो जाड़ सीधी है, पेशेंट्स के जबड़े में जगह है, तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसको जैसे मसूड़ा अपन ने काट दिया और उसको इरप्ट होने के लिए अपन ने जगह दे दी। और अगर इन सब से भी अगर नहीं होता है तो फिर कोई टेढ़ी अगर जाड़ है वो फंसी हुई है तो उसको निकाल के हटा दिया जाता है, ताकि उसके आगे के दांत हैं वो उन पे कोई इफेक्ट ना आए। सर, क्योंकि आपका जयपुर के हरमाणा में एक मनोज डेंटल क्लिनिक काफ़ी जाना माना नाम है, तो आप अपने क्लिनिक को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्या आपके क्लिनिक पर किस किस तरह की आधुनिक सुविधाएं आपकी मौजूद हैं? किस तरह की फैसिलिटी आप पेशेंट्स को देते हैं? देखिए मैं बेसिकली बात करूँगा तो यहाँ पे एडवांस ट्रीटमेंट भी, बेसिक से लेके एडवांस सारे ट्रीटमेंट पेशेंट्स को अवेलेबल हैं। हम लोग बात करें तो आजकल डिजिटल स्कैनिंग की हम बात करें, जो इम्प्रेशन हम पहले लिया करते थे वो डिजिटल स्कैनिंग भी हमारे यहाँ है। अदर जो चीज़ें हैं जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो हम लोग अब रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग एक उचित दर पे उचित इलाज प्रोवाइड करा सकें और आज का जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करा सकें। ये नहीं कि ठीक है कि जो पुराना ट्रीटमेंट था और वो हमें लगता है कि इतना इफेक्टिव नहीं था, तो हम आज के हिसाब से एडवांसमेंट जो ट्रीटमेंट है, जैसे हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल भी प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट्स को, अलाइनर भी प्रोवाइड करा रहे हैं, पेशेंट को इम्प्लांट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो लगभग सभी तरीके के जो ट्रीटमेंट हैं हम लोग यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे जैसे 15 साल प्रैक्टिस करते हो गए हैं, और सबसे मैं मेरा एक ये वो मानूंगा अचीवमेंट कि मेरे पास में पेशेंट्स के रेफरल पेशेंट्स ज़्यादा हैं, कि तो उससे हमें भी एक खुशी मिलती है कि हाँ हमारे पुराने पेशेंट ने हमारे लिए, क्योंकि वो हमसे सेटिस्फाई हुआ तभी वो किसने किसी दूसरे को रिकमेंड किया। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट पेशेंट को यहाँ पे प्रोवाइड करा सकें। जैसे सर अभी आपकी बातों से जैसे आपके रिप्लाई से कॉन्फिडेंस जैसे अभी झलकता है। आप सर जब आपने मेडिकल एजुकेशन के बाद आपने किस प्रोफेशनल इंटेंशन से ये फैसला किया कि आपको डेंटल सर्जन होना है? देखिए अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो यही था कि एमबीबीएस में सेलेक्ट नहीं हो पाए तो डेंटिस्ट्री में आना पड़ा। लेकिन मेरा डेंटिस्ट्री की तरफ रुझान जो बढ़ा उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉलेज में हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस वक्त हम प्रोस्थो डिपार्टमेंट में थे जहाँ पे डेंचर वगैरह बनाए जाते हैं। तो वहाँ हमारे पास में डेंचर के एक पेशेंट थे, काफ़ी बुज़ुर्ग थे। उनका जब हमने बत्तीसी लगाई तो बत्तीसी लगाने के बाद में जो उनकी जो स्माइल थी, मतलब वो एक तरीके से हमें इतना मन ही मन इतना धन्यवाद दे रहे थे। और जब वो 2 दिन बाद फॉलोअप के लिए आए तो वो हमारे लिए एक मिठाई का डब्बा लाए। तो वो सब चीज़ें देख के मुझे लगा कि नहीं मतलब इस प्रोफेशन में है जो एक अपने आप को दिल को सुकून देता है कि हम जब पेशेंट को मुस्कुराते हुए देखते हैं, उसको जब वो रात भर पेन में होता है और जब सुबह हमारे पास में आता है हम उसका पेन ख़त्म करते हैं तो वो कितना रिलैक्स महसूस करता है। तो वो सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करती रहती हैं और इसीलिए मैंने
जो डेंटिस्ट्री में मैं इतने टाइम से उसको रेगुलर अपग्रेड करता जा रहा हूँ और मुझे सुकून है और मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, मैंने कोई प्रोफेशन जो है मेरा मुझे एकदम सेटिस्फाई करता है। सर, आपको एक खास मैसेज देना है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए कि लोग अपने दांतों को लंबे समय तक मजबूत सुंदर कैसे बनाए रखें, किस तरह का उनका खान पान होना चाहिए, किस तरह की दांतों की केयरिंग होनी चाहिए, किस तरह का उनका जीवन यापन होना चाहिए। आपको 5 खास टिप्स लोगों को देने हैं जो उनके दांतों की सुंदरता और मजबूती के लिए आपके अकॉर्डिंग बेहद आवश्यक है। देखिए, सबसे पहला जो है वो ये है कि अपने दांतों की सफाई। पेशेंट्स को 2 बार रेगुलरली ब्रश करना ही चाहिए, सुबह भी और रात को भी। रात को खाना वाना खाने के बाद में जब आप सीधा बेड पर जा रहे हैं उस वक्त आपको ब्रश करना होता है। ब्रश आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड ब्रश नहीं होनी चाहिए, और ब्रशिंग का टाइम भी इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि आपके ज़्यादा वो घिसे, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर सफाई। 2 से 3 मिनट आप ब्रशिंग का करेंगे वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। और दूसरा ये होता है कि अब कई लोग हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो 3-3 4-4 ब्रश करते हैं, तो वो 3 से 4 बार ब्रश करना भी इतना कोई ज़रूरी नहीं होता, आप 2 बार ब्रश करें। दूसरा ये है कि जैसे आप कुछ खा रहे हैं, खाने के साथ ही आपको कुल्ला करना है अच्छे से, ठीक है, ताकि आपका अगर उस वक्त जैसे आप दिन में कुछ खा रहे हैं, आप उस वक्त ब्रश नहीं कर सकते, तो आप कुल्ला करेंगे तो फंसा हुआ आपका निकल जाएगा। तो मेन हो गया ओरल हाइजीन आपको मेंटेन रखना है। दूसरा आपका जो खाना है, जनरली कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जंक फूड कम से कम हम लें। सॉफ्ट डाइट जो होती है, जो सॉफ्ट फूड हो गया, एकदम स्टिकी फूड हो गया, वो कम से कम लें। हार्ड फूड जैसे पहले के लोग खाते थे, अच्छे से चबा चबा के खाएं, ठीक है। तीसरा है कि शुगर इनटेक भी हमारे को लिमिटेड करनी चाहिए, क्योंकि शुगर जितना देर मुंह में रहता है वो दांत की जो लार की एसिडिटी को बढ़ा देता है, उसके कारण दांत में डीके स्टार्ट हो जाता है। तो शुगर इनटेक कोशिश हम करें कि जब हम खाना खा रहे हैं हम उस वक्त ही शुगर इनटेक को अपने साथ में रखें, ताकि दिन भर जैसे होता है कि कभी चॉकलेट ले लिया, कभी और हो गया। चौथा ये कहूँगा, जो ड्रिंक्स होते हैं ये आपके जिनको आप कहते हैं जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनका भी कम से कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये भी दांत की परत को घिसती हैं। और 5वां मैं आपको सबसे बेस्ट ये बताना चाहूँगा कि रेगुलरली विज़िट करें, हर 6 महीने में 1 बार कम से कम अपने डेंटिस्ट को चेक कराएं, ताकि अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो मैं जनरली ये कह सकता हूँ कि आप लगभग दांतों की बीमारियों से बचे रहेंगे। आपने सुना मनोज डेंटल क्लिनिक के सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा को। उन्होंने दांतों से जुड़ी सभी बीमारियों के बारे में डिटेल में बताया, साथ ही उन्होंने लोगों को काफ़ी बेहतरीन एडवाइस दी जिनको अपनाकर आप लंबे समय तक अपने दांतों को मजबूत और सुंदर बना सकते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों के भ्रम को भी दूर किया कि जो लोग आरसीटी या इम्प्लांट को लेकर एक नेगेटिव सोच रखते हैं, लोग अनभिज्ञ हैं कि कैसे इलाज होता है और इलाज के बाद दांत किस तरह काम करते हैं। तो डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने सभी बातों को काफ़ी बेहतर तरीके से आप सभी को बताया है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली इंडिया टाइम डिजिटल न्यूज़ चैनल। थैंक यू वेरी मच।